नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। यूपी में न वर्दी का खौफ रहा न कानून का डर। कानून व्यवस्था की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही। खुलेआम दबंग और गुंडे वारदातों को अंजाम दे रहे। बलिया का गोलीकांड इसी का जीता जागता उदाहरण है। अधिकारियों के सामने दबंगों ने एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह के 2 भाइयों समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। हालांकि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब भी फरार है। बलिया के दुर्जनपुर गांव में जयप्रकाश पाल की हत्या लाइसेंसी रिवॉल्वर से की गई। बलिया के डीएम हरिप्रसाद शाही कहते हैं कि जांच के बाद सभी आरोपियों के शस्त्र के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साध दिया है। समाजवादी पार्टी का 8 सदस्यों का डेलीगेशन कल बलिया के दुर्जनपुर गांव जाएगा और लगातार एक के बाद एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि अब देखते हैं यूपी सरकार में इन आरोपियों की गाड़ी पलटती है या नहीं। गूंजती हुई गोली की आवाज और जान बचाकर भागते चिल्लाते गांव वालों की तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ रौंदा गया है वो भरोसा जो कहता है कि पुलिस वाले हमें बचा लेंगे। रौंदा गया है वो विश्वास जो कहता है कि सूबे में अपराधी सर नहीं उठाएंगे। रौंदा गया है सरकार का इकबाल। भयानक है सूरत हाल, मचा हुआ था बवाल। बलिया का दुर्जनपुर गांव खौफ और दहशत की दयार में चला गया है। एक दिन पहले जो हुआ उसने दागदार कर दिया है हर उस भरोसे को जो सूबे में सुरक्षित रहने के लिए दिया गया था। सरकारी कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर इसी दुर्जनपुर गांव में खुली बैठक बुलाई गई थी। दोनों पक्ष आए थे तैयारियों के साथ। कुछ रिवॉल्वर के साथ थे, कुछ लाठियों के साथ में थे जिले के बड़े अधिकारी, क्षेत्राधिकारी थे, सब डिवीजन अधिकारी थे, कई थानों के थानेदार थे, 2 दर्जन से ज्यादा हवलदार थे, सिपाही थे, सरकार थे, लेकिन सब असहाय थे, लाचार थे, बेकार थे। तभी तो गुरूर से भरे इस आदमी के ताव ने अलाव समझकर जला दी अधिकारियों की इज्जत। रिवॉल्वर से छूटती गोलियां धुआं में उड़ाती गई पुलिस वालों की आबरू को। वर्दी वाले तमाशबीन हो गए थे और बदहवास होकर भाग रहे थे गांव वाले। गोली चली और जयप्रकाश नाम के ये व्यक्ति की छाती छलनी कर गई। खून से लथपथ आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक पुलिस की लापरवाही और तावबाज की गोली जयप्रकाश को मार चुकी थी। का वही स्थान है जहां पर कल ये फायरिंग हुई थी और यहीं पे कल उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अब अभी कुछ देर पहले यहाँ पर उसकी डेड बॉडी को लाया गया है। लगातार परिवार में बहुत बड़ा रोष है क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की उसको लेकर के वो अब इतने ज़्यादा नाराज़ है कि प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। डीएम यहाँ पर मौजूद है, एसपी यहाँ पर मौजूद है और तमाम पुलिस महकमा उन्हें समझाने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर समय रहते जिस आदमी ने गोली चलाई उसका रुआब नेताओं की सरपरस्ती में बढ़ा। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है ये, नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। 1-2 नहीं, कम से कम 25 राउंड फायर किए इसने। और हाँ, सुन लीजिए, पुलिस वालों की मौजूदगी में एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? WC। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। ठाई ठाई की आवाज निकालकर बदमाशों को पस्त कर देने वाली यूपी की पुलिस की बकार तक नहीं फूटी। काट मार गया फायरिंग करते आदमी को देखकर। लेकिन वो पुलिस ही क्या जो एक्शन न ले, लिहाजा पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन पीड़ितों के खिलाफ। यहाँ का क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह के द्वारा काफी प्रश्रय उसको मिल रहा था जो अपराधी था, और उन्हीं के प्रश्रय के बदौलत प्रशासन जो है
निष्क्रिय हो गई। कुछ दबंग किस्म के लोग जिसमें कातिल भी है, वो उसके नेतृत्व में गांव में घूम घूम करके औरतों को धमकाया गया। पहले तो कुछ पुलिस वाले उनको पकड़े और पकड़ करके कुछ दूर ले गए और ले जाने के बाद जो है उनको छोड़ दिया। इस खुला गुंडागर्दी का रिएक्शन यूं हुआ कि लोग भड़क गए। उन्होंने आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ की, कुर्सियां तोड़ी, बाइक तोड़ी, कार तोड़ी। गोली बलिया में चली, लेकिन गूंज गया लखनऊ। 5 कालिदास मार्ग के मुख्यमंत्री दफ्तर का तापमान बढ़ गया था। एक्शन शुरू हुआ। आजमगढ़ के डीआईजी को गांव में कैंप करने के लिए कहा गया। आसपास के पुलिसकर्मियों को बलिया भेज दिया गया। 10 से ज्यादा पुलिस की टीम बनाई गई। आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई। 8 नामजद आरोपियों में से 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अज्ञात लोगों को पकड़ने के लिए दबिश शुरू हुई। गिरफ्तारी 7 लोगों की हो चुकी है। 8 नामजद हैं और 25 अज्ञात लोग हैं, और जो और बचे हैं उनके लिए एक एक आदमी पर 3-3 टीम गठित करके और कल रात से ही जहां भी संभावित है वहां दबिश दी जा रही है, तलाशी की जा रही है। जो भी उनके संबंधित हैं उनसे पूछताछ करके जो भी संभावित जगह है वो कराई जा रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, स्वागत है आपका आज तक पर। एक के बाद एक जब जब आपसे संवाद हो रहा है किसी ना किसी ऐसी घटना पर ही हो रहा है, क्यों? देखिए, एक उत्तर प्रदेश का इतिहास है, मगर वो मेरे डिफेंस का लाइन नहीं हो सकती। हमें सरकार में आए हैं, हम सरकार में इसलिए आए हैं कि हमें अपराध जो है उसके ऊपर अंकुश लगाना है। और ये सही बात है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है और इस सरकार ने अंकुश लगाया है, और उसके प्रमाण हम अपनी सरकार का स्वयं दें तो अच्छा नहीं होएगा। उसके लिए एक एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, उसके माध्यम से हमें ये प्रमाण भी मिलते हैं। मगर जिस प्रकार की कोई घटना होती है जो आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं, या उसके बारे में जो कि मैं कहूं कि एक अपराध है, उसके बारे में आपने उल्लेख करा, वो होना नहीं चाहिए। मगर उस पे किस प्रकार से हम उसका आकलन करें, मैं उसका थोड़ा सा आकलन करने का प्रयास करूंगा, कहीं आप मुझे इजाजत दें। पहले तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के इस प्रकार के जो अपराध होते रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती थी। ये योगी जी की सरकार है, जब से इस प्रकार के होते तो कार्रवाई होती है। विषय जरूर आप कह सकते हैं कि ये पहले क्यों नहीं हुई, मगर कार्रवाई इस पे करते हैं। आज भी हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करी। जिस प्रकार से एसपी और वहां के एसओ इन लोग को हटाया गया, सस्पेंड किया गया है, वहां पे इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। ये कार्रवाई का एक प्रोसेस है। तो ये जो चीज है, जो नीति है, वो तो निर्धारित है कि क्राइम को रोकना है, मगर नियत जो है ये पिछले 3.5 साल की है, जिसके कारण जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश का जो क्राइम है, जो अपराध है, जो महिलाओं के साथ है या बच्चों के साथ है, उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। मगर सुधार की अभी भी बहुत गुंजाइश है। सिद्धार्थनाथ जी, आप खुद इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। आपके लहजे से ये पता लग रहा है कि आप इस समय डिफेंसिव हैं, जबकि आप बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं। और जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, तो इसीलिए आपको और श्रीकांत शर्मा को पहली खेप में बनाया गया कि ये सरकार के पक्ष रखने वाले 2 लोग होंगे, इनके अलावा आधिकारिक कोई नहीं होगा। और आप खुद जिस तरीके से आज बात रख रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को कि आप बैकफुट पर हैं इस मामले में। मैं एनसीआरबी से इतर एनसीआरबी का आंकड़ा सामने टीवी स्क्रीन पर है, जो बातें आपने कही वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन मैं इस समय मौजूदा घटना जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उस पर आना चाहता हूं एक बार। सरदाना जी, उसी पे मैं कह रहा हूं कि क्या पहले जब सरकारें होती थी, इस प्रकार की जब घटना होती थी, क्या वो इसके ऊपर सर गोली मारने वाला फरार है, आप कह रहे हैं हम एसपीडीएम को निलंबित कर रहे हैं। नहीं है, वो बचेगा नहीं। हमने कभी अपने कहीं हमसे भी जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं है। कानून का काम होएगा, कानून वही करेगा। हमने अपने विधायक तक के को नहीं छोड़ा है।
मगर क्योंकि कानून को करना है, कानून के नजर में वो अपराधी है तो वो बचेगा नहीं और उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, कोई उसको छुपाया नहीं जा रहा। सिद्धार्थ जी, आप फिर विधायक का हवाला लाएंगे, मुझे फिर बताना पड़ेगा कि कम से कम 15 दिन मुझे डिबेट करनी पड़ी, तब जाके विधायक को आप लोगों ने यह स्वीकार किया कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई हम करते हैं, वरना वो कैमरों के सामने हंसते हुए चले जाते थे। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता सर, मैं उस पर जाना ही नहीं। आप अपनी बात ना 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 देखिए, फिर गलत हो जाए। आप जो कह रहे हैं उस विधायक के ऊपर हमने तुरंत 24 घंटे के अंदर एसआईटी बनाई थी, एसआईटी ने पूरी रिपोर्ट ले ली थी, क्योंकि फिर मांग हो रही थी कि सीबीआई की, हमने सीबीआई को दिया ना, तो एसआईटी देखिए सीबीआई ने उसको 12 घंटे भी नहीं हुए थे अरेस्ट किया। क्या सीबीआई ने इंक्वायरी करी थी? वो हमारी एसआईटी थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने रात को उसको गिरफ्तार किया था। अभी सवाल ये है, तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई नहीं करी, ये मैं इस पे मानूंगा नहीं, आप डिबेट जितनी भी कर लें। अभी सवाल ये है कि जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए वो फरार है और अफसरों के ऊपर कार्रवाई बता के सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाह रही है। आप निश्चित रहिए, उस पर कार्रवाई होगी। सर, जो आदमी पकड़ा गया उसके बाद फरार हो गया, उसका तो कोई जवाब देगा ना कि ये पकड़ में आ गया था फिर फरार कैसे हो गया? जवाब दे रहे हैं ना, उसका जवाब जो एसपी है, एसओ है, थाना इंचार्ज है, उनको देना पड़ रहा है और जितने पुलिसकर्मी है उनको ही देना पड़ रहा है, उसीलिए उनको सस्पेंड किया गया। तो कार्रवाई की गई है कि उन लोगों के सामने ऐसा हुआ और आपने अलाउ कैसे करा, और अब जो फरार है तो उसको पकड़ा भी जाएगा। इसका आपको इस पे निश्चिंत रहिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे। ये पकड़ा जाने के बावजूद भाग गया इसलिए कि ये बीजेपी का नेता था, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर चुका था, उसका रसूख था, या इसलिए कि उसका जातीय समीकरण ऐसा है इस समय राज्य की जो परिस्थिति है उसमें? रोहित जी, राज्य की परिस्थिति बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी हो रही है। वो राज्य की परिस्थिति है कि जिनको संरक्षण देते थे, जो ऑर्गेनाइज क्राइम चलाते थे, आज उनके घर भी तोड़े जा रहे हैं। ना तो किसी की पिछले 50 साल में किसी की हिम्मत नहीं होती थी रोहित जी कि उनके ऊपर कोई उनका रुमाल भी निकाल ले उनकी जेब से। आज उनके घर के घर तोड़े जा रहे हैं। ये योगी सरकार का कानून है सर, तो इसलिए वो मत कहिए। आप चाहते हैं तुरंत हो, वो होना चाहिए था। हमारे जो पुलिसकर्मी थे उनको तुरंत उसी समय गिरफ्तार करना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं किया, इसीलिए वो सस्पेंड हुए हैं और अब जो कार्रवाई करनी है पूरी की जाएगी। सर, इतने समय होने के बाद भी, 3 साल में भी, क्या पुलिस को अभी तक ये समझ नहीं आया कि हमारे मुख्यमंत्री की नीयत क्या है? उनको सब समझ है नीयत क्या है और सरकार की सोच में अंतर है। आप मेरा मुंह खुलवा रहे हैं रोहित जी, आप मेरा मुंह खुलवा रहे हैं, जो कि मैं हमेशा आपको न्योता ही इसलिए दिया है कि आप मुंह खोलें सर। हमने न्योता इसलिए दिया आपको कि आप आए और बोले। आप माहिर पत्रकार हैं, आप उगलवा देते हैं, मगर मैं भी थोड़ा मजा हुआ प्रवक्ता रहा हूं, इसलिए मैं संयम में ही रह के इतना ही कहूंगा कि परिस्थितियां बदली हैं रोहित जी। जो पिछली जो भर्तियां हुई हैं, अब वो किस आधार पे भर्तियां हुई हैं रोहित जी, वो गंदगी निकालने में समय लगता है, मगर हमारी जो नीयत है और हमारी नीति है और जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं उसको भी साफ कर रहे हैं। ये कठिनाई हम लोग फेस कर रहे हैं, मगर सरकार जो है वो साफ नीयत से, पारदर्शिता से काम कर रही है। ये किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार फेल नहीं है, पुलिस सिस्टम फेल है? इसको सरकार का फेलियर ना कहा जाए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के कि जंगल राज है, वो ना कहें ऐसा, क्योंकि ये फेलियर पुलिस का है, सरकार का नहीं। अपने बाजू तो झांकने को नहीं तैयार हैं रोहित जी। उनको जरा पूछ लीजिए कि आपके जो बगल का राज्य है दिल्ली से जो जुड़ा हुआ है, आप तो यूपी चल के आना चाहते हैं, मगर वहां भी झांक लीजिए, राजस्थान जाके। क्या राजस्थान की इनको स्थिति नहीं पता है? राजस्थान के अंदर कहीं अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें, आज जो पूरा का पूरा एनसीआरबी का क्राइम रिपोर्ट है उसमें सबसे अधिक नंबर 1 पे वही खड़ा हो जाता है। वो कहीं बात करें महाराष्ट्र की बच्चों पे, कहीं अपराध की बात करें तो आज 50% पे आपका महाराष्ट्र खड़ा है। तो इस प्रकार से वो अपने राज्यों में थोड़ा सा तो झांक लें, और उंगली हम पे क्या उठा रहे हैं? तो ये सब जो चीजें उनके, तो लोग उनकी महिला जो प्रत्याशी बनना चाहती है उसको ही पीट देते हैं। तो किस अधिकार और किस मुंह से कांग्रेस हम पे उंगली उठाने का प्रयास करते हैं? सर, राजस्थान फर्स्ट है और यूपी सेकंड है,
ये गर्व की बात है क्या? ना जी, ना 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 ना, फिर गलत आपने कहा, फिर आपने गलत कहा। आंकड़े आपने कहा है तो मैं आपको आंकड़े ही आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं सर, अगर आप टीवी देख रहे हो आपको मैं भी एनसीआरबी का ही डेटा है, हमारा नहीं है। देखिए वो परसेंटेज निकलता है। देखिए अब आप माहिर हो मगर आप परसेंटेज निकालोगे, क्योंकि पॉपुलेशन बेस्ड एनसीआरबी होता है, खाली नंबर्स पे नहीं हो सकता है। हमारा 24 करोड़ का राज्य है, तो परसेंटेज पे ही हम बात करेंगे, और एनसीआरबी भी परसेंटेज पे ही बात करता है। हमारा तो 28.8 है और 37.7 राजस्थान है। अब और दूसरे भी जो राज्य है, चाहे वो बिहार है, पश्चिम बंगाल, वो और आगे हैं सर। तो उस प्रकार मैं केवल इतना जानता हूं कि जब आप चुनाव मैदान में उतरे थे तो आपने नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है कि पिछले एक हफ्ते में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 13 डरावनी घटनाएं घटी। सीएम साहब को इस पर स्पेशल सेशन करने का समय नहीं है, हाँ फोटो सेशन चालू है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा। तो प्रियंका वाड्रा को तो इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपने राज्यों में थोड़ा सा भी ध्यान दे दें। उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि एक महिला के साथ जो अपराध हुआ 3 दिन तक की होता रहा, उसको वो ट्वीट करके और पत्रकार वार्ता में उनका मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, ये अपने मर्जी से घूम रही थी। अरे आपकी महिला जो टिकट मांग रही है उसको पीटा जा रहा है, आप उस पर कुछ नहीं बोलती। प्रियंका वाड्रा जी, आप अपने घर को तो झांको पहले, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाओ या पत्थर फेंको। आप वो तो करते नहीं हो, आप सब सही, दूसरा सब गलत। ये कौन सी नीति अपनाई हुई है उन्होंने? तो खुद झांकना चाहिए और फिर जवाब देना चाहिए हम लोग को। और चाहती हैं डिबेट करना, किसी दिन भी आ जाए, सामने आ जाए, मैं खुद डिबेट करूंगा और 13 की 13 घटनाएं जो हैं उस पे मैं खुलासा करूंगा कि आपकी क्या नीयत थी और हमारी क्या नीयत थी। हाथरस से ही शुरू करेंगे। जो आप एक कर्मकांड बनाना चाहते थे, वहां पे आप खून की नदियां बहाने का प्रयास कर रहे थे, वो हम लोग ने होने नहीं दिया। ये हमारी काबिलियत है। अखिलेश यादव ने कहा, अब देखते हैं सरकार ये गाड़ी पलटाती है कि नहीं आरोपी की। उनकी तो गाड़ी पलट चुकी है रोहित जी, अब वो गाड़ी उनकी सीधी होने वाली नहीं, तो उनको अब चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी गाड़ी ठीक है, 4 पहिए अच्छे लगे हुए हैं, उसके अंदर ऑयलिंग भी है, और उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है ना, वो ड्राइवर जो बैठा है व्हील के ऊपर बड़ा मजबूत है। लेकिन अखिलेश जी का किसी के उस पे कहने से कुछ नहीं फर्क होएगा। आप समझ रहे हैं कि वो फिर से उस जातीय समीकरण की तरफ सवाल उठाता है, जिसको लेकर लगातार वो और कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा है, आप देखिए, मैं फिर कहता हूं, उनका पूरा प्रयास है, एक का प्रयास है दलित वोट के ऊपर। वो इसलिए हाथरस उसका एक बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि वो सब जुडिश हो जाएगा। जहां दूसरा इनका है, ये पूरा का पूरा इन लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2 वोट बैंक के ऊपर खेलें, मगर दूसरा वोट बैंक इनको मिल नहीं रहा है, तो बहुत परेशान है। और वो एक वोट बैंक पे खेल रहे हैं, और एंटी सीए में हम लोग ने देख लिया, ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी, उनको मौका कौन दे रहा है? रिपोर्ट भी सबमिट करी है, उनको मौका कौन दे रहा है? हाथरस की है। घटना में सरकार अभी उबर नहीं पाई है इस बात से कि पुलिस ने आधी रात में शव को जला दिया। बाराबंकी में फिर एक घटना हो गई और फिर उसके बाद वही शिकायतें और वही आरोप कि पुलिस ने जला दिया। दूसरी जो घटना है वो दो जानकार हैं उसी समुदाय के, जहां पे वो घटना हुई, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। ऑर्गेनाइज क्राइम और इस प्रकार के क्राइम को हमें उसमें अंतर लाना पड़ेगा, मगर समाज के अंदर एक भय भी आना चाहिए कानून का, वो भी आएगा। वो जिस दिन आ जाएगा तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उस पे भी अंकुश लगेगा। कब आएगा सर? क्योंकि आप तो ये कहते थे कि अब योगी जी आ गए हैं, अब अपराधी या तो जेल में है या फिर यूपी के बाहर है, तो फिर इतनी वारदातें कौन कर रहा है? वो जो अपराधी है ना, अपराधी जो ऑर्गेनाइज क्राइम के हैं रोहित जी, वो भाग चुके हैं। वो कोई यहां नहीं बैठा हुआ है, वो डर के मारे भाग रहा है, बोरिया बिस्तरा उठा के भाग रहा है, या कहता है हमें बेल नहीं चाहिए, हमारी बेल कैंसिल करो, हम अंदर जा रहे हैं। इसके प्रूफ्स हैं। और सरकार के अंदर उतना मादा है, उतनी हिम्मत है और इकबाल है सरकार के अंदर कि इन लोगों के खिलाफ, जिनको चाहे वो बीएसपी हो चाहे एसपी हो, उन्होंने जिनको पाला पोसा बड़ा किया पेड़, आज उसको जड़ों से काट रहे हैं हम लोग।
और वो काटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह आज तक पर आने के लिए। कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सिद्धार्थनाथ सिंह वो कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इस तरह की घटनाओं का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो जब चाहें हम बहस करने के लिए तैयार हैं। आंकड़े हमारे साथ हैं, लेकिन सवाल यह है कि आंकड़े साथ हो या ना हो, जनता का विश्वास साथ है। जनता का विश्वास जब तक बना रहे तभी तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।